हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एसएससी, रेलवे, बिहार एसआई, झारखंड एसआई, जेपीएससी एंड बीपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम लोग इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल के थ्रू लाते रहते हैं। एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, a few organism can tolerate or thrive in a wide range of temperature. Such organisms are called. कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक वाइड रेंज ऑफ थर्मल फ्लक्चुएशन को टॉलरेट कर सकते हैं, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए ऑस्मोटिक, ऑप्शन बी यूरेथर्मल, ऑप्शन सी स्टेनोथर्मल, ऑप्शन डी हाइड्रोथर्मल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यूरेथर्मल। यूरेथर्मल्स जो है वाइड रेंज ऑफ थर्मल फ्लक्चुएशन को टॉलरेट कर सकते हैं। एंड यूरेथर्मल्स जनरली एक्टोडर्मल होते हैं। एक्टोडर्मल ऑर्गेनिज्म यानी कि डॉग, कैट, टाइगर, etc. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The method of soil conservation in the coastal and the dry region where rows of the trees are planted to check the wind movement to protect the soil cover is called. यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मेथड है सॉइल कंजर्वेशन का जो जनरली यूज़ होता है कोस्टल एंड ड्राई रीजन में, जहाँ पे हम ट्रीज़ को रोज़ में प्लांट करते हैं, एक लगातार लाइन में उसको ट्रीज़ को लगाया जाता है। ये ऐसा इसलिए लगाया जाता है ताकि जब तेज़ हवा आए, आंधी आए, तो वो उसको तेज़ हवा को और आंधी को रोक सके, जिसके कारण क्या होगा कि सॉइल का जो कवर है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, सॉइल इरेजन प्रिवेंट होगा। तो उस होल प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए मल्चिंग, ऑप्शन बी कॉन्टर बैरियर्स, ऑप्शन सी रॉक डैम, ऑप्शन डी शेल्टर बेल्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शेल्टर बेल्ट्स। इस प्रोसेस को हम लोग शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। शेल्टर बेल्ट्स यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, सॉइल कंजर्व रहता है, सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है। उसमें हम लोग इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रीज़ को एक रोज़ के फॉर्म में मतलब कतार के फॉर्म में प्लांट करते हैं। ये जनरली फार्म स्ट्रीट्स एंड लाइफ स्टॉक वाले एरिया में लगाया जाता है। क्योंकि ये हवा को रोकता है इसलिए हम लोग इसको विंड ब्रेकर भी कहते हैं। एंड इस तरीके के प्लांट्स को इन्वायरमेंटल बफर्स भी कहा जाता है। जनरली इन्वायरमेंटल बफर्स जो है क्रॉप लैंड, पैस्चर, रेंज लैंड और रोड्स के साइड में, फार्म स्ट्रीट्स में, फीड लॉट्स में एंड अर्बन एरियाज़ में भी लगाया जाता है। वैसे सारी एरिया में लगाया जाता है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ विंटरिंग एरियाज़ है। Now, next question. Which of the following is one of the commercial product obtained from the Gelidium and Gracilaria are used to grow microbes and in the preparation of ice creams and jellies? यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो जनरली जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया से ऑब्टेन किया जाता है एंड उसको कमर्शियली यूज़ करते हैं हम लोग आइसक्रीम एंड जेलीज़ बनाने के लिए और माइक्रोबीज को ग्रो कराने के लिए। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अगर, ऑप्शन बी क्लोरेला, ऑप्शन सी स्पाइरुलिना, ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अगर। अगर जो है अगर जो जनरली अगर को हम लोग जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया से ऑब्टेन करते हैं एंड इसका यूज़ होता है जेलीज़ बनाने में, आइसक्रीम बनाने में। बेसिकली ये एक तरीके का वेजिटेरियन सब्स्टिट्यूट है जेलेटिन का, एंड ये फ्रूट्स को भी प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है एंड पेपर एंड फैब्रिक फैक्ट्रीज़ में भी इसका इस्तेमाल होता है।
जेलिंग एजेंट अगर जो है वो बेसिकली एक पॉलीसैकेराइड है जिसको हम लोग रेड अलगी से ऑब्टेन करते हैं, रेड अलगी के सेल वॉल से ऑब्टेन करते हैं। एंड कमर्शियली जब इसको अगर हम लोग यूज़ करते हैं तब हम लोग इसको जेलिडियम एमएनसी से ऑब्टेन करते हैं। तो अगर केमिकल टर्म्स में कहा जाए अगर क्या है, तो अगर एक पॉलीमर है जो बना होता है बहुत सारे शुगर ग्लैक्टोज के सब यूनिट से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, dash are made up of sclerenchymatous cell. These are generally absent in the primary phloem but are found in the secondary phloem. ये जो है वो sclerenchymatous सेल से बना हुआ होता है, ये एब्सेंट होता है प्राइमरी फॉलम में बट पाया जाता है सेकेंडरी फॉलम में। तो ये क्या है, आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए जाइलम फाइबर, ऑप्शन बी जाइलम पैरेन्काइमा, ऑप्शन सी फोलेम पैरेन्काइमा, ऑप्शन डी फोलेम फाइबर्स। सो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फोलेम फाइबर्स, यानी कि फोलेन फाइबर्स, जिसको हम अनदर वर्ड्स में बेस्ट फाइबर और स्किन फाइबर भी कहते हैं, वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बना हुआ रहता है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बना हुआ होता है। एंड ये एब्सेंट होता है प्राइमरी फॉलम में बट प्रेजेंट होता है सेकेंडरी फॉलम में। ये डाइकॉट प्लांट के स्टेम में पाया जाता है एंड इसका जो मेन फंक्शन है वो कंडक्टिव सेल्स को, स्टेम में जो कंडक्टिव सेल प्रेजेंट है उसको सपोर्ट करने का इसका मेन फंक्शन है एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of body plane does colenterate, stenophore and echinoderms have? कोलेंट्रेट, टेनोफोर एंड एकाइनोडर्म्स का कैसा बॉडी प्लेन होता है? तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। एनिलिडा, बी रेडियल, सी बाइलेटरल, डी प्लेटीहेलमिन्थस। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ आंसर को बताने से पहले कि बॉडी प्लेन होता क्या है। तो बॉडी प्लेन एक ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर है या फिर कह लीजिए एक डेवलपमेंट कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है जो ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है ड्यूरिंग ग्रोथ के दौरान ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है, जिस कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग ये पता उसको ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन से फाइला से बिलोंग करता है। तो बॉडी प्लेन के बारे में आप लोग समझ गए कि ये कैरेक्टर है। तो इसमें ऑप्शन ए एनिलिडा एंड ऑप्शन डी प्लेटीहेलमिन्थस बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स नहीं है, ये दोनों जो एक ग्रुप्स हैं। तो बचा क्या, रेडियल एंड बाइलेटरल। तो कोलेंटरेटर, टेनोफोर एंड एकाइनोडर्म्स का रेडियल सिमेट्री होता है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रेडियल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जेलम एलिमेंट्स आर। पहला फॉर्म होने वाला प्राइमरी जेलम एलिमेंट कौन सा है? तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए मेटाजाइलम, ऑप्शन बी प्रोटोजाइलम, ऑप्शन सी जाइलम फाइबर, ऑप्शन डी जाइलम एरेन्काइमा। तो यहाँ पे जाइलम का थोड़ा स्पेलिंग में एरर है, वो आप चेक कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रोटोजाइलम। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्रोटोजाइलम क्या है एंड मेटाजाइलम क्या है, क्योंकि जाइलम फाइबर एंड जाइलम एरेन्काइमा के बारे में आप सब ने पढ़ रखा है, बट थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम के बारे में। तो प्रोटोजाइलम जो है वो पहला एलिमेंट है जो प्राइमरी जाइलम में के द्वारा बनाया जाता है। जनरली ये मैच्योर स्टेज में बनता है। मेटाजाइलम जो है वो डिफ्रेंशिएशन स्टेज में बनता है, मतलब कि जब प्रोटोजाइलम फॉर्म हो जाता है उसके बाद मेटाजाइलम का फॉर्मेशन होता है एंड जनरली मेटाजाइलम बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू प्रोटोजाइलम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेरिस फेरेंटीमा को हम लोग अर्थवॉर्म भी कहते हैं एंड हाइरोडिनेरिया जिसको हम लोग ब्लड शकिंग लीच भी कहते हैं, आर एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम। ये तीनों किस फाइलम के एग्जाम्पल्स हैं? तो हम लोग पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए कोलेंटरेटा, ऑप्शन बी स्कैलेहेलमिन्थस, ऑप्शन सी एनिलिडा, ऑप्शन डी आर्थ्रोपोडा।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एनिलीडा। नेरिस, फेरेंटीमा, हारियोडिनेरिया, ये तीनों जो है एग्जाम्पल्स हैं एनिलीडर्स के। एनिलीडा का एक थोड़ा सा यूनिक फंक्शन भी, यूनिक प्रॉपर्टी भी है, एंड वो यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि इसका जो ये बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ इकोलॉजी को अडेप्ट करता है। मतलब बहुत सारे एनिलीड ऐसे हैं जो मरीन है, कुछ फ्रेश वाटर है, तो इनका जो इकोलॉजी है का एडेप्टेशन है उसमें बहुत ज़्यादा रेंज होता है, वाइड रेंज होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द सेल वॉल? इनमें से किनके पास सेल वॉल नहीं होते हैं? तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए यूग्लिना, ऑप्शन बी पैरामेशियम, ऑप्शन सी गोनियोलेक्स, ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा। सो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है बहुत यूनिक बैक्टीरिया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी है। अब ये माइकोप्लाज्मा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सारे बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माइकोप्लाज्मा। कैसे है, इससे बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया इसका सेल वॉल नहीं है, तो माइकोप्लाज्मा का सेल वॉल नहीं होता है पहला। दूसरा, माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, ठीक है। तीसरा, माइकोप्लाज्मा का जो सेल मेम्ब्रेन है बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकता है, ठीक है। चौथा, इसका वेरियस शेप है, तो वेरियस शेप होना ये बहुत ज़्यादा यूनिक कैरेक्टर नहीं है, एंड इसके बारे में एग्जाम में जनरली पूछा भी नहीं जाता है। लेकिन क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होता है, एंड हम लोग जानते हैं कि जितना भी एंटीबायोटिक होता है वो टारगेट करता है सेल वॉल सिंथेसिस को। सो माइकोप्लाज्मा पे कॉमन एंटीबायोटिक्स या फिर बेटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स काम नहीं करता है। माइकोप्लाज्मा पे उनका कोई भी असर नहीं होता है। अगर आप लोग एंटीबायोटिक के मैकेनिज्म को समझना चाहते हैं कि वो कैसे काम करता है एंटीबायोटिक्स, या फिर अदर मेडिसिन कैसे काम करता है, या फिर डिजीज़, उनके सिम्टम्स एंड उनके मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो और हाँ, एक माइकोप्लाज्मा का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है जो मैं भूल गई, वो ये है कि माइकोप्लाज्मा किसी भी ऑर्गेनिज्म में एज अ पैरासाइट एंड एज अ सेप्रोफाइट दोनों के फॉर्म में पाया जा सकता है। नाउ अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑर्गेनेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? किस सेल ऑर्गेनेल को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं? एंड इसका आंसर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को क्लास 10th में अच्छे से याद हो गया होगा, रट गया होगा। फिर भी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्लास्टिड्स, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी गोल्गी बॉडीज़, ऑप्शन डी सेल वॉल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि न्यूक्लियस के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है, कम क्वांटिटी में बट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का फॉर्मेशन करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर सेल को ऐसा फील हो कि उसे और एनर्जी का ज़रूरत है, तो सेल क्या करता है, बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया को खुद ब खुद क्रिएट कर लेता है। तो ये एक यूनिक चीज़ है जो शायद आप लोग में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू द ह्यूमन स्किन? इनमें से कौन सा ह्यूमन स्किन का कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा किसके प्रेजेंस के कारण ह्यूमन स्किन का कलर इफेक्ट होता है? मतलब कोई काले हैं, कोई गोरे हैं, जैसे भी हैं। तो इसमें हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ल्यूसीफेरिन, ऑप्शन बी हेमोग्लोबिन, ऑप्शन सी फ्लेवोनॉइड्स, ऑप्शन डी मेलानिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मेलानिन।
मेलेनिन जो है हमारे स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसी कारण हमारे स्किन का कलर होता है। जनरली ये एक ब्लैक पिगमेंट है जो हमारे हेयर, स्किन और आँख के आइरिस में प्रेजेंट होता है। एंड यही वो एलिमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है टैनिंग में। जब लोग धूप में निकलते हैं तो कलर जो है वो हमारा मतलब जब धूप में रहते हैं तो टैन जो हो जाता है वो मेलानिन के कारण ही होता है। जब मेलानिन धूप में एक्सपोज होता है तो अपना जो पिगमेंट वाला कलर है वो शो करने लगता है, इसलिए टैनिंग हम लोगों को धूप में जाने से टैनिंग में थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। अब हम लोग और क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर कर बताएं कि आपको कैसा लगा। अपना फीडबैक ज़रूर दें एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक यू।